नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में आज सीवियर प्रेशर के साथ इंडेक्स बंद हुआ। सीवियर इसलिए बोल रहा हूं कि आज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, अक्रॉस बोर्ड सेलिंग थी, माफ कीजिएगा। आज निफ्टी में भी बिकवाली थी 240 अंकों के आसपास की। आज सेंसेक्स भी 750 अंकों के आसपास टूटा। निफ्टी बैंक भी करीब करीब 0.5% टूटकर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली थी, स्मॉल कैप में बिकवाली थी। तो आज जो पिछले हफ्ते हुआ था कि मिड कैप स्मॉल कैप टूट रहे थे और फ्रंट लाइन इंडेक्स फ्लैट था, आज ऐसा नहीं हुआ। आज मिड कैप इंडेक्स भी 1.25% टूटा, निफ्टी भी 1% टूटा और निफ्टी बैंक के अंदर ही प्रेशर रहा। हालांकि निफ्टी बैंक में इंटेंसिटी ऑफ फॉल थोड़ा कम था, लेकिन बाकी प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड था। तो निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप सब में बिकवाली थी। सीवियर प्रेशर आज आ रहा था। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन था 620 शेयर तेजी में और 1700-1750 शेयर बिकवाली में। और लाइकवाइज बीएससी में भी करीब करीब जो ये नंबर था वो 2500-2500 के आसपास पहुंचता दिखाई पड़ा। बिकवाली वाला 1300-1350 शेयर एडवांसेस में थे और 2600-2650 शेयर डिक्लाइन के साथ कामकाज कर रहे थे। आज सबसे ज़्यादा पेन था आईटी और एफएमसीजी दोनों से। पहली चीज़ तो आईटी में वो ब्लॉक डील जो टीसीएस की एक मेगा ब्लॉक हुई, उस ब्लॉक का इम्पैक्ट रहा आईटी में। तो वहाँ से वैसे ही मिड कैप आईटी टूट रहा था। सबसे स्ट्रॉन्ग वाले शेयर में थे टीसीएस, इन्फोसिस, और अब टीसीएस में ब्लॉक आ गई। कल नया ऑल टाइम हाई हिट हुआ और कल ही ब्लॉक आ गया शाम को। सो मार्केट ने सेंटिमेंटली नेगेटिव लिया उसका, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। क्रूड में तेज़ी थी तो उसका इम्पैक्ट रहा पेंट्स में, केमिकल्स में, उसके अलावा एफएमसीजी में, फार्मा में, जहाँ पर, और ओएमसीज में ऑब्वियसली, जहाँ पर हैवी सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा क्रूड की तेज़ी का। 4% क्रूड चढ़ गया तो उससे सब के सब टूट गए। चाहे फार्मा हो, रेड्डीज 3%, सिप्ला 3%, औरबिंदो 4%। एफएमसीजी में से आ गया नेस्ले 4-5% नीचे रहा, आईटीसी टूट गया। सो ये सब टाटा कंज्यूमर एंड ऑल सब टूटते हुए दिखाई पड़े। बाकी सपोर्ट कहाँ था आज? थोड़ी बहुत बाइंग प्राइवेट बैंक में, एचडीएफसी बैंक दिख रहा था बस एक, बाकी तो वहाँ पर भी वो खास सपोर्ट नहीं था। छोटे मोटे शेयर जहाँ पर खबरें आ रही थी उनका इम्पैक्ट था। मिसाल के तौर पे आईओएल केमिकल खबर का इम्पैक्ट था, स्वान एनर्जी खबर का इम्पैक्ट था। तो ऐसे खबरों वाले शेयरों में कुछ कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग वहाँ पर भी नहीं थी। अदानी कल भी टूटा, आज फर्स्ट हाफ में थोड़ी रिकवरी आई, फिर टूट गया सेकेंड हाफ तक आते आते। लेकिन मार्केट में प्रेशर है, पीएसयू वाला सेक्टर भी अलग टूटा। सो अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर तो प्रेशर में चल ही रहे हैं, और प्लस ट्रिगर बेस्ड सेलिंग भी मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन मतलब जानकार मान रहे कि शायद आज वो 21,850 क्रूशल था, उसके ऊपर कहीं क्लोजिंग होती तो बेटर होता, लेकिन 21,850 के नीचे बंद हुए। तो कुछ टेक्निकल पक्ष मान रहे हैं कि बिकवाली होगी, कुछ का ये मानना है कि मार्च यूजुअली प्रेशर में रहता ही है, और पिछले साल भी मार्च के आसपास ही लो थे, और इस साल इलेक्शन ईयर है तो चांसेस बहुत कम है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाए। तो थोड़ी सी डाउनसाइड लिमिटेड ही है, इसलिए कुछ लोग बाय करने की बात भी कर रहे हैं। सो मिले जुले से पक्ष घूम रहे बाज़ार में, लेकिन जहाँ पर बिकवाली आनी लाजमी है वो है स्मॉल कैप। इसमें तो बिकवाली आनी ही आनी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चले हुए हैं। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, थोड़ी सी बिकवाली यहाँ कंटिन्यू करेगा अभी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा चले हुए पीएसयू बैंक, डिफेंस, रेलवे, इनमें तो और पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़े और हल्के होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो थोड़ा इनका हल्का होना बनता भी है। सो इस तरह की केस टू केस बेसिस पे कामकाज चल रहा है। बाकी सिचुएशन वाइज मार्केट में इतना कोई सेंटिमेंट एटलीस्ट वीक नहीं हुआ है मार्केट का, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। कुछ और बड़े इवेंट में आज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की डीमर्ज्ड आर्म, लैंड आर्म जो थी इनकी, उसकी डीलिस्टिंग हुई थी, उसकी लिस्टिंग हुई, सॉरी डीलिस्टिंग बोल रहा हूँ, लिस्टिंग हुई थी। और लोअर सर्किट पे वो 5% के आसपास के लोअर सर्किट T2D में है, तो पहले दिन 5% का लोअर सर्किट था। इसके अलावा पतंजलि पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फटकार लगाई थी, उसका इम्पैक्ट था, 4% नीचे पतंजलि बंद हुआ। तो एफएमसीजी वैसे ही टूटा हुआ था, तो उसमें कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले और पतंजलि, ये सब शेयर जो है जो दबाव में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह का कुछ एक मार्केट में इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल है धर्म जी का, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड लैंड एंड एसेट आज लिस्टिंग हुई है, लेना चाहिए क्या? अभी नहीं सर, धर्म सर अभी नहीं, एटलीस्ट इसको थोड़े दिन और सर्किट लगने दीजिए लोअर। अभी तो कॉर्पोरेट एक्शन है। अब आप ऐसे समझो कि जब भी कभी कोई बोनस स्प्लिट, नहीं बोनस, स्पेशली बोनस अच्छे रेशियो में 1:1 नहीं, एक के सामने 2, या डीमर्ज आर्म के जो फ्री के शेयर मिलते हैं ना, उसके कुछ दिन तक थोड़ी सेलिंग रहती है। कुछ दिन नहीं तो कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन सेलिंग रहेगा वो प्रेशर, क्योंकि
जिनको भी फ्री के शेयर मिले हैं वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बोनस स्ट्रिपिंग होती है, डिविडेंड स्ट्रिपिंग्स होती हैं ऐसे ही। सो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि टैक्स बच जाए थोड़ा थोड़ा। तो ये सब तरह की चीज़ें रहेंगी अभी। सो अभी के लिए कुछ मत करो, कुछ दिन इसको चलने दो। ये मार्च के अभी कितने सेशन बाकी हैं, जो भी 8-10 सेशन बाकी हैं अभी, उन सेशंस में इशू रहेगा अभी। तो 3-4-5 सेशन चलने दीजिए, उसके बाद कहीं जाके थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, फिर एक बार को आप इसमें कॉल लीजिएगा। जब तक सर्किट टू सर्किट चल रहा है अवॉइड करिए, एक बार सर्किट थोड़ा स्टेबल हो जाए उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन तब तक के लिए एटलीस्ट अभी आप वेट करिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू Andre sir. I was prepared to buy TCS dips. How many times more in 2024 do you think such external factors cause dips? Andre sir, देखो TCS में प्रमोटर का सेल ऑफ हुआ विच वॉज मिनिस्क्यूल, 0.5% के आसपास प्रमोटर ने बेचा है माल। TCS के लिए बहुत बड़ा है, मतलब क्योंकि 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 0.5% हिस्सा बिकता है तो 7,500 करोड़ 8,000 करोड़ तो ऐसे ही हो जाता है। सो ये आधे से थोड़ा ज़्यादा तो 8-9 हज़ार करोड़ रुपये का ब्लॉक था, तो 9,000 करोड़ रुपये बिक गया। लेकिन प्रमोटर के लिए अभी मिनिस्क्यूल है, 72.4% स्टेक था, अब 73.8 या 9 हो जाएगा, तो बहुत फ़र्क उनकी होल्डिंग में पड़ेगा नहीं। प्रमोटर इस ज्वेल को बहुत दिन तक नहीं बेच सकता क्योंकि ये कंपनी उनके लिए लगातार एक कैश जनरेटिंग मशीन है। TCS इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी, और टाटा ग्रुप के टोटल प्रॉफिट का हाफ प्रॉफिट मोर और लेस 40% या 45% प्रॉफिट इनका खाली TCS से आता है। बाकी टाटा स्टील और टाटा मोटर भी बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन कैच क्या कि उनके प्रॉफिट में बहुत ही एराटिक मूव्स हैं, कभी उनका JLR कारोबार और उनका कोरस कारोबार के चक्कर में। लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 50% TCS का ही प्रॉफिट होता है टोटल ग्रुप का। 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड था FY23 का, प्लस माइनस 1-2 हज़ार करोड़ रुपए, और उससे पहले भी कहीं 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड इनफ्लो था। सो जो कंपनी कंटिन्यूसली अपने प्रमोटर को इतना स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट दे रही है, उसकी होल्डिंग को बेचने का कोई औचित्य है नहीं। वन तो लॉजिकली तो नहीं सही बैठता, और जो बिका है वो ठीक है, वो अपना वॉर चेस्ट तैयार कर रहे हैं, डेट रीपे कर रहे हैं, जो भी उसका पीछे आप रीजन जोड़ लो, अपना सेमीकंडक्टर में एक्सपेंशन कर रहे हैं, EV में एक्सपेंशन कर रहे हैं, वॉट, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं है। लेकिन जो भी बिका है इसमें बहुत ज़्यादा कोई और गुंजाइश होगी नहीं, अगर होती भी है तो 3-4% और मैक्सिमम बेच देंगे अगर विद टाइम बिकता है तो। प्लस टाटा के पास खुद इतने नॉन कोर असेट्स रखे हैं कि उनको ही बेच सकता है वो चाहे तो, किसी का भी IPO ले आए। टाटा ग्रुप के अंदर ही 3 यूनिट बनने वाली है, 2 यूनिट बनने वाली है, PV और CV, फिर तीसरा PV CV के अलावा तीसरी यूनिट है वो JLR है, तो हो सकता है उसका भी IPO ना आ जाए कुछ समय बाद या आगे चल के हम कभी देखें तो। लाइकवाइज आगे चल के अगर चाहेंगे तो CSC ऐसी कंपनी भी टाटा TCS के अंदर ही मर्ज है, या कैरेट लेन भी टाइटन के अंदर मर्ज है, तो बहुत यूनिट उनके अंदर अभी कामकाज कर रही हैं जिनके पास हमेशा पोटेंशियल होता है कि इनको फर्दर वो डीमर्ज करके उनके IPO ले आए। सो यहाँ स्कोप तो बहुत कम है इन चीज़ों का, और अगर ऐसे कोई झटके आपको मिलते हैं तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर। बाकी अर्निंग में नंबर वीक आता है और टूट जाता है तो बात अलग है, लेकिन ये तरह के झटकों की गुंजाइश और ज़्यादा कितनी है बहुत तो नहीं लग रही, बाकी देखते हैं क्या होता है। राम सर, कैन आई ऐड अंबुजा ACC सीमेंट एट CMP और वेट? हिमालय सर, अगर आप सीमेंट में जाना चाह रहे हो तो दिस क्या नाम है, डालमिया भारत इज़ ए बेटर बेट, JK सीमेंट इज़ ए बेटर बेट, और JK ग्रासिम इवर बेटर बेट। सीमेंट में नहीं है लेकिन वो पेंट वाला भी है तो VSF में है, वो भी आप, अल्ट्राटेक तो है ही बेस्ट। तो अगर आपने कुछ लेना है तो पहली चीज़ तो अल्ट्राटेक ही इकट्ठी करो। वन, अल्ट्राटेक अगर हो जाए तो आप जाना किसी और दूसरे सीमेंट में, मतलब वो लार्ज कैप मिड कैप वाले प्रिंसिपल के हिसाब से। और बाकी अगर नहीं, आपको लगता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर JK एंड डालमिया इज़ बेटर। ACC अंबुजा से तो बेटर ही दिखेंगे वो आपको, और अगर ACC अंबुजा में भी जाना चाहते हो तो फिर थोड़ा वेट कर लो और थोड़ा स्टेबल हो जाए, ज़्यादा बेटर है। बजाज होल्डिंग्स एट CMP, थोड़ा थोड़ा ऐड्स कर सकते हो कंचन मैम आप यहाँ पर। मेरे को अगर आप पूछोगे ना पर्सनली बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप में, तो आई स्टिल से कि बजाज ऑटो हैज़ इज़ बेटर। बजाज होल्डिंग का भाव भी बढ़ा है, बजाज ऑटो का भाव भी बढ़ा है, लेकिन बजाज ऑटो स्टिल इज़ बेटर। बायबैक के प्राइस के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, वो आपको एक अच्छा मौका देगा नीचे ऐड करने के लिए। और अगर मतलब यहाँ से अगर आप शुरू करते हो थोड़ा थोड़ा ऐड करना, तो अगर बायबैक का जो इनका बायबैक ख़त्म होगा, वो बायबैक ख़त्म होने के बाद मतलब प्रोसेस पूरा होने के बाद कंसोलिडेशन में जाना चाहिए थोड़े दिन के लिए। वो कंसोलिडेशन में आपको नीचे का धाम दिखेगा, वहाँ पर आप थोड़ा और ऐड कर लो, कॉस्ट नीचे आ जाएगी, फिर ये अपना पुराना हाई काटना चाहिए बायबैक का प्राइस का। सो अगर वो पेशेंस है आप में तो बजाज ऑटो इज़ अ बेटर बेट कंपेरेटिवली। सर 358 रुपये पर मदरसन सुमी के शेयर हैं। सर होल्ड तो कर सकते हो इन शेयरों को, बट
प्रसन्नता जी और बबलू जी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें मत रखना। अगर आप ऑटो में मतलब बाज़ार में पुराने हो तो आपको ये बात पता होगा कि मदरसन इज़ द ओनली कंपनी ऑटो में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी है। मतलब कुछ ऐसा समझो कि 10,000 रुपये 400 करोड़ रुपए बना दिया इसने विद टाइम, 70 से लेके अब तक। हैविंग सेड दैट ये कंपनी अभी भी ख़राब नहीं हो गई, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। एक बड़ी तेज़ी के बाद ना, इतने बड़े गेन के बाद उम्मीदें थोड़ी कम हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। एक रीज़नेबल उम्मीद लेके चलना, इस तरह की स्टोरी पे अब दोबारा बेट मत करना। कंपनी अच्छी, आप बने रह सकते हो, बट इस चीज़ का एक ज़रा ध्यान रखिए, कोई कॉल लेना इसमें। सुमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू श्रीजीत जी, श्रीजिता जी, so much for your guidance, very simply amazing, thank you. I am very new in investment journey and need your views on Siemens. I have purchased today. तो श्रीजिता जी देखो, आपने कंपनी सही खरीदी है सीमेंस, बस एक ही कहना चाहिए कि चला बहुत है। ये पिछले साल का आउट परफॉर्मर था, इस साल भी चल रहा है कंटिन्यूसली, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। क्योंकि आप नए हो बाज़ार में तो मेरी एक ही एडवाइस है आपके लिए कि सबसे पहले तो आप हमेशा वो शेयर चुनो जो कि बहुत ही क्वालिटी है। वो चलते हैं नहीं चलते हैं, पब्लिक क्या बोलती है उनके बारे में, उसको अभी वो स्टॉप लिसनिंग टू ऑल दीज बज और द न्यूज़ अराउंड द साउंड अराउंड। क्यों? क्योंकि आप कहोगे वो चलते नहीं तो मैं क्यों लूँ। वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देंगे, अगर वो चलते नहीं तो गिरते भी नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना। और ट्राई टू फाइंड आउट क्वालिटीज़ फर्स्ट, इकट्ठी करो जितने क्वालिटी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा चलो आप चलने वाली क्वालिटी ले लो, एल&टी ले लो, सीमेंस ले लो, टाइटन ले लो, रिलायंस ले लो। मैं HDFC बैंक का नाम नहीं ले रहा, या मैं ITC का नाम नहीं ले रहा, SBI का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो भी चलने वाले जो ऑल टाइम हाइस पर क्वालिटी खड़ी है उनको बजाज ऑटो ले लो, TCS ले लो, यही ले लो। चलो आप अगर लेना भी चाह रहे हो तो एटलीस्ट क्या होगा, इनके दाम आज हिट करके नीचे आ जाएंगे, 400 रुपये 500 रुपये, 20% टूट जाएंगे अपने ऑल टाइम हाई से, 30% टूट जाएंगे, 50% टूट जाएंगे, चलो, लेकिन वन फाइन डे घूम के वापस वही दाम दे देंगे। और आपको एवरेज करने में थोड़ा कोफ्त नहीं होगा, कोफ्त मतलब होता है दुख नहीं होगा, या आपको शायद गिल्टी भी ना हो कि ये शेयर नीचे आ गए। अब इसमें मैं हमेशा वही लूँगा जो पुराने हाउसेस के बढ़िया नाम है। ऐसे मत सोचना कि अब UPL भी निफ्टी का स्टॉक था चलो ले लेते हैं, लेकिन वो अभी भी पुराने हाउसेस में नहीं आता। सो ऑल दोज ग्रुप कंपनीज लाइक टाटा ग्रुप, like Ultratech, Birla Group, like Reliance, like HDFCs, like TCS, like ITC. So इस तरह की जो ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं, इनको आप पहली प्रेफरेंस देकर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो, और अलॉन्ग विद दैट यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग कि आप थोड़ा चलो मिड कैप ले लिया, थोड़ा चलो स्मॉल कैप ले लिया, लेकिन एक प्रेफरेंस, एक बड़ा चंक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन लार्ज कैप, क्योंकि आप नए हो। अब पुराने निवेशक तो जैसा मर्जी कर रहे हो करने दो, लेकिन नए लोगों के लिए एटलीस्ट पहली प्रेफरेंस ये रखो, वरना कुछ नहीं तो ETF ले लो, सिंपल। टाइम टू एक्यूमुलेट LTIM एंड राघव। तो राजकुमार जी, राघव प्रोडक्टिविटी तो मेरे ख्याल से बहुत नीचे आया ही नहीं है, वो थोड़ा बहुत नीचे आता है फिर घूम के ऊपर चला जाता है। तो स्विंग इतने बड़े बड़े होते हैं, 10-10% तो स्विंग ऐसे दे आता है। आपको अगर आपके दाम से नीचे आ गया तो ऐड कर सकते हो, और ऐड करके रख सकते हो। सेमी कंडक्टर में उसका भी काम है, ये बता दूं आपको मैं, क्योंकि मैं खुद कंपनी प्रमोटर से मिला हूँ और मल्टीपल टाइम मिला हूँ। तो जयपुर बेस्ड कंपनी है, जो लोग जानते होंगे। ये कंपनी वैसे तो स्पेशल मेटल एंड स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है कुछ, लेकिन सेमी कंडक्टर जिस डिवाइस के अंदर बनता है उस डिवाइस का प्रोडक्ट भी ये प्रोवाइड कराते हैं। सो जापानीज़ कंपनी है, इनका एक ऑलरेडी टाइप भी है उसमें। तो ये इनकी बेसिक डिटेल है, बाकी आप एक बार को पढ़ लेना इस कंपनी के बारे में, ये स्मॉल कैप है। दूसरी तरफ और इसमें सारे बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं, ऑल झुंझुनवालाज एंड ऑल द बिग बॉयज़ ऑफ द मार्केट। सो ये एक नाम हो गया। दूसरा इज़ आपका LTIM। हाँ, LTIM को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, स्लोली स्टेडली, समय लेगा, लेकिन आराम से आप एक्यूमुलेट करो, कोई रिस्क नहीं इसमें ज़्यादा। रोजारी बायोटेक अवॉइड करिए सर, ज़्यादा बेटर है। चंदन जी, और बहुत अच्छे अच्छे बाज़ार में नाम है जिनको आप एक बार को ऑप्ट कर सकते हो, ऐसे फॉल में अच्छे हो गए हैं वो, उनको पहली प्रेफरेंस दे के आप ऑप्ट करो, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ रोजारी बायोटेक। क्योंकि सर अच्छा वैल्यू मिल रहा है ना लार्ज कैप में, क्यों मिड कैप माइक्रो कैप में जाने की सोच रहे हो अभी? सीधा जवाब है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी ले लेता हूं जो अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। हाँ जी सर, आई हैव ऑल लार्ज कैप इन माई पोर्टफोलियो लाइक रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, पीडीलाइट, एशियन पेंट, निफ्टी पेंट एट ITC, सजेस्ट SIP इन अबव फॉर 15-20 ईयर्स। देखो सर, होम टू हेवन साहब, पहली चीज़ आपने लार्ज कैप ले रखा है और आप SIP करने की बजाय ना
इनमें एक लेवल होगा आपका खरीदारी या कुछ भी हो XYZ, वो लेवल के ज़रा सा भी नीचे आपको मिले 5% 10%, तो एक शॉर्ट में आप थोड़ा लेके रख लिया करो विद टाइम, क्योंकि आपके पास एक अच्छी लार्ज कैप पोर्टफोलियो है। तो एक ऐसे लेवल, क्योंकि इतना लार्ज कैप भी मत भरो कि लार्ज ही कैप भर लो सारे, कुछ मिड कैप में भी आओ। अब जैसे जैसे अगर आपने एशियन पेंट ले लिया तो अब आप ग्रासिम में जा सकते हो, क्योंकि ग्रासिम इज द सेकंड बेस्ट पेयर। अगर एशियन पेंट को हिट कर रहा है ग्रासिम आके, तो ग्रासिम को ही फ़ायदा होगा, अगर नहीं कर पाया तो एशियन पेंट को होगा। सो दोनों हो गए। अपोलो हॉस्पिटल ले लो, यूनाइटेड स्पिरिट्स ले लो, तो अपोलो ईदर और यूनाइटेड, इनमें से कोई एक होगा, या रेडिको ले लो, या अपोलो नहीं तो फोर्टिस ले लो। इस टाइप से थोड़ा मिक्स एंड मैच करो, और जहाँ आपको एक सब्सटेंशियल लॉस मिले उनमें थोड़ी पोजीशन को ऐड कर लो, और थोड़ा डिविडेंड के लिए शेयर रखो, लाइक ओरेकल, लाइक ITC, ये सब डिविडेंड की अच्छी कंपनियाँ हैं। इनसे रेगुलर कुछ PSU, IOC वगैरह, जिनके डिविडेंड यील्ड बेटर है, ये एक डिविडेंड आपको देते रहेंगे विद टाइम। कुछ आपको ग्रोथ देंगे जो मिड कैप होंगे, कुछ आपको स्टेबिलिटी देंगे जो सुपर हैवी लार्ज कैप होंगे। सो इस तरह के स्टॉक्स को आप इकट्ठा करो, रिलायंस, HDFC बैंक इवन, क्योंकि अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी को आप मानते हो कि इंडिया 5 लाख करोड़ की मार्केट हो जाएगा, आज इंडिया अगर 5 लाख करोड़ की नहीं है, 3-3.5 लाख करोड़ की या 4 लाख करोड़ की मार्केट है, तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहली ग्रोथ इन्हीं में ही आएगी, लार्ज कैप में ही, फिर आएगा मिड कैप और माइक्रो कैप का नंबर। तो उनकी इंटेंसिटी ऑफ गेन वुड भी ज़्यादा, क्योंकि छोटे होते हैं वो, और उनको मूव कराना आसान होता है, उनमें इक्विटी होती ही नहीं बाज़ार में, इनकी इक्विटी हाथी होती है। सो इनमें चलना में स्पीड कम होगा, बट द रिस्क फैक्टर इज़ लेस, 1, और 2 आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। जैसे जैसे बाजार अभी नीचे आ रहा है, स्ट्रेस लेवल नहीं होता, क्योंकि ये ठीक है, नीचे आ गया। TCS 85 बार नीचे आया ज़िंदगी में, मतलब IPO से आज तक देख रहा हूँ मैं, 2006 से या 4 से IPO आया था इसका, तब से 4 या 6 था, इन दोनों में 1 साल था, भूल भी गया मैं। तो 25 साल होने को आए हैं इसके IPO के अभी। तो 25 सालों में TCS ने आज तक पता नहीं कितनी बार ऐसे ही झटके देता है, 25 कह रहा हूँ, इतने साल, 20 साल, 19-20 साल, 22 साल हो गए, तो अब तक इतनी बार TCS में मल्टीपल फॉल देखें, 8%, 10%, 5% के, फिर भी वहीं का वहीं ऑल टाइम हाई खा गया ना कल ही। तो इसीलिए ये सब चलता रहता है लार्ज कैप में, लेकिन वो वापस एंड ऑफ द डे दे विल शो यू वेयर दे आर सपोज टू बी। रिलायंस में इतना कुछ सुनने को मिला हाल में, 2000 आ गया, 2000 आ गया, नीचे आ गया, चला नहीं, अंडर परफॉर्मर है। विद टाइम आपने रियलाइज़ भी नहीं किया कि 2000 रुपये का रिलायंस अगर जियो को एडजस्ट ना करूँ तो 3200-3400 रुपये होता है, तो आपको वैसे ही वो 1400 रुपये बना के दे गया, जो अपने आप में 50% 40% के आसपास गेन हो गया एक साल में। सो ये पता चलते नहीं स्लोली एंड स्टेडली कब अपने नए हाई बना जाते हैं। सो इसीलिए आराम से आप इनको होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू ऐड और डाइवर्सिफाई अ बिट एज वेल। थैंक यू दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको रोज़ देखता हूँ। मेरा एक सवाल है, मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए SBI को इकट्ठा कर सकता हूँ? कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्क नहीं है, बट SBI में एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि अकेला SBI मत करना, आप कोई प्राइवेट बैंक भी साथ में ले लेना, 1, या कोई और भी एक कंपनी उसमें ऐड कर लेना, क्योंकि SBI में 9% का CAGR है पिछले 20 साल का। 9% CAGR इज़ द लीस्ट, वो निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाया, निफ्टी का 12% 15% CAGR है। सो इसीलिए एटलीस्ट उसको तो आउट परफॉर्म करे, या उसके एट पार तो रहे, ऐसा कोई रखना। 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि 1-2 साल में कोई बीट कर गया। 1-2 साल से अगर आप बाजार देखने लग गए, या कोविड के बाद से बाजार देखने लग गए, तो दुनिया ही अलग है, लेकिन कोविड से पहले से भी बाजार था और बहुत एक्टिव था। सो अगर आप पिछले 20 साल का या 10 साल का बाजार देखेंगे, उसमें जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मर है, सर आपको अगली जनरेशन के लिए वो स्टॉक ढूंढना है जो कंसिस्टेंट हो, 1, जो अच्छी मैनेजमेंट का हो, 2, जिसकी एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल ना उठा सके। SBI इज़ द बेस्ट बेट इन दैट, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। SBI 100 साल से इंडिया में, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मीम बने, ऊपर जाए नीचे जाए, वो कुछ भी कह लो, वो सब छोड़ दो, बट अगेन इट्स अ क्वालिटी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और किसी भी 64,000 करोड़ के प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी, 80,000 करोड़ के प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी, या 40,000 करोड़ के प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाने की कैपेसिटी एटलीस्ट मुझ में नहीं है। बाकियों में होगा बाजार में लोग, लेकिन मेरे में नहीं है कि जो कंपनी HDFC बैंक जैसा बैंक 64,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट कमा रहा है पिछले 20 साल से, ऐसा कोई साल नहीं जिसका उस साल का प्रॉफिट पिछले साल से कम रहा हो पिछले 20 साल में। अगर ऐसे बैंक की कैपेसिटी ख़राब हो गई है, बैंक ख़राब हो गया, ये बोलने की कैपेसिटी एटलीस्ट मुझ में नहीं है। बाकियों में होगी जो उनको लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, ना मेरी इतनी कैपेसिटी कि मैं उसके बारे में कोई सवाल उठा पाऊँ। 64,000 करोड़ का प्रॉफिट देने वाला बैंक है वो। लाइकवाइज TCS 40,000 करोड़ का प्रॉफिट देता है, लाइकवाइज रिलायंस 1 लाख करोड़ के आसपास प्रॉफिट जा रहे हैं। सो इस तरह के ह्यूज प्रॉफिट्स देने वाली कंपनियों के मतलब बैलेंस शीट पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है,
उनको उनकी क्वालिटी पे या उनकी कंसिस्टेंसी पे सवाल उठाने की कैपेसिटी मुझ में तो नहीं है। दे आर टू बिग टू फेल वन। सो ऐसी कंपनियां ढूंढिए और उसमें पैसा डालिए, ज़्यादा बेटर है। अभी के एटलीस्ट बाजार में तो यही दिखाई पड़ रहा है। सर आई बॉट 500 शेयर एट 69। कौन सा सर, नाम तो लिख देते। दोयल जी। और एक्ल इज सुपर कॉस्टली, योर व्यू ऑन प्लीज़। रोशन सर देखो, सुपर कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इन टर्म्स ऑफ प्राइस यस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नॉट येट। इट इज़ नॉट एज सुपर कॉस्टली, लेकिन हाँ कॉस्टली साइड पे ज़रूर है वैल्यू में। प्राइस मत देखो, प्राइस में अगर आप देख रहे हो तो एमआरएफ सबसे ऊपर है कॉस्टली वाइज, लेकिन वैल्यू वाइज उतना महंगा नहीं है। ठीक है, सो आप इस चीज़ को ज़रा देख के समझना कि वैल्यू क्या होती है और प्राइस क्या होता है। आप अगर 2 रुपये का शेयर सोच रहे हो कि वो सस्ता है, तो वो सस्ता नहीं है, वो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वो सुपर कॉस्टली ऑलरेडी है। तो जो भी कंपनी एक प्राइस होता है, जैसे शारदा मोटर का 1300 एग्जाम्पल है, ये 1300 रुपये का प्राइस है। वो प्राइस आपको महंगा भी लग सकता है, लेकिन 13 का मल्टीपल है, वो सस्ता है, वैल्यू वाइज सस्ता है। सो प्राइस वाइज महंगा है, वैल्यू वाइज सस्ता है। तो वैल्यू को समझिए क्या है। वैल्यू ऐसे नहीं निकाली जाती कि 1300 रुपये तो महंगा हो गया, नहीं। वैल्यू ऐसे निकाली जाती कि अगर अर्निंग उसकी 300 रुपया है और उस पर वो 3 गुना भाव चल रहा है, तो सिर्फ उसका 3 ही का मल्टीपल हुआ ना। ये मल्टीपल यही होता है। तो शारदा मोटर 1300 रुपये का दाम है अगर, तो अगर उसका 13 का मल्टीपल है, तो उसकी अर्निंग 13 टाइम्स नीचे है, यानी ईपीएस उसकी कहीं 100 रुपया के आसपास होगी, तभी उसकी या 80-90 रुपये के आसपास होनी चाहिए, तभी उसका मल्टीपल 13 बैठ रहा है। 13 गुना ऊपर उसका प्राइस है। सो कितने गुना ऊपर अर्निंग से चल रहा है शेयर, वो उसका मल्टीपल होता है। इसीलिए बोलता हूँ कि कोई भी शेयर का दाम इज़ नॉट द प्राइस, वैल्यू इज़ समथिंग एल्स। सो यू हैव टू सी वैल्यू, नॉट द प्राइस। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूँगा, माफ़ी आज बहुत सारे लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, लंबे लंबे जवाब थे आज। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे बातचीत हुई। आपसे मुलाकात होगी थोड़ी बात 5:30 बजे फिर से एक बारी। और आप मेरे से जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब फेसबुक पेज पे आप हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।